मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं एक ऐसे करंट अफेयर्स की जो मुद्दे के रूप में होगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के रूप में GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण और इसके अलावा बात करेंगे कि 6 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे। तो देखिए, आपको एक ही वीडियो में कम से कम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिक्स चीज़ें बता देते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि 6 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन 1778 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1952 में आज ही के दिन एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी गद्दी संभाली, जो 26 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठी। 1890 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल खान गफ्फार का क्या हुआ, जन्म हुआ। 1931 में मोतीलाल नेहरू का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1959 में आज ही के दिन श्रीमती अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई। 1971 में आज ही के दिन अपोलो 14 चांद पर पहुंचने वाले एलन शेफर्ड गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये आपका क्या था कि 6 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था, इसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ जी हैं। ने 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर कौन स्थित है? फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च पैड से एरियन 5 से प्रक्षेपण यान के माध्यम से GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ये 38 मिनट तक उड़ान भरने के बाद जो है जा कर के कक्षा में स्थापित हुआ। इसरो द्वारा यह डिजाइन किया गया है और ये दूरसंचार उपग्रह है। इनसैट सैटेलाइट की जगह ये काम करेगा और इनसैट 4A की ये जगह लेगा। वजन की बात किया जाए तो 3357 kg है। भू स्थिति की बात किया जाए तो कक्षा से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 वर्ष से अधिक यह सेवा में रहेगा और प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र में ये लगाया गया है। तो हम बात कर लेते हैं और GSAT-30 उपग्रह में 12C बैंड और 12 KU बैंड ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं। लाभ क्या है इससे? हमको लाभ क्या होगा? DTH, ATM, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, टेलीविज़न, अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सर्विस, VSAT कनेक्टिविटी। इसके अलावा हमें DSNG मतलब डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग के बारे में और गवर्नमेंट ई सर्विसेज के बारे में हमको पता लगेगी। इसके अलावा हमको क्या मिलेगा? जलवायु परिवर्तन को समझने में, आपदाओं से निपटने में, मौसम की भविष्यवाणी ज्ञात करने में। इसके द्वारा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। 5G कनेक्टिविटी टू मेंटेन करने में, भू आकाशीय सुविधाओं, बचाव ऑपरेशन, खोजबीन प्राप्त करने में किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि एरियन स्पेस के संबंध में। 1981 में एरियन स्पेस को स्थापित किया गया। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह विश्व की पहली वाणिज्यिक लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एसोन फ्रांस में है, कोरकोनेस में। कहाँ पर है? कोरकोनेस, जो फ्रांस में एसोन में पड़ता है। एरियन 5 सोयूज 2 और बेगा इसके प्रमुख लॉन्च व्हीकल है। अभी तक बताया जा चुका है कि 254 उड़ानों में 550 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किया जा चुका है। ये कंपनी ने भारत के लिए पहली बार वर्ष 1981 में जो कंपनी है एरियन,
ये भारत के लिए पहली बार 1981 में एप्पल संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। GSAT-30 सहित इसरो के 24 उपग्रह को कक्षा में यह स्थापित कर चुका है। मतलब 24 से अधिक उपग्रहों को क्या किया है, कक्षा में स्थापित किया गया है। अब GSAT का अगर मतलब देखा जाए तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को प्रसारण सेवा में आत्मनिर्भर बनाना है। क्या उद्देश्य है, भारत को प्रसारण सेवा में आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी इसका आधार है, जिसका उपयोग डिजिटल ऑडियो, डाटा और वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। पहली बार इस पहले उपग्रह को भेजा गया था जिसका नाम था GSAT-1। प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था, 18 अप्रैल 2001 को किया गया था। कब किया गया था, 18 अप्रैल 2001 को। अब प्रक्षेपण यान किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, Mark 1 D1, और कितने किलो का था, 1540 kg का था। अब बात कर लेते इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना कब किया गया था, 1969 में। इसके पहले हमने इसरो के बारे में भी बता चुके हैं, इसका पूरा हिस्ट्री बताया है, कब स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय, इसका काम क्या होता है, सब बता चुके हैं। लेकिन पुनः क्या करते हैं, इसरो की स्थापना जो 1969 में हुआ था, मुख्यालय का है बेंगलुरु कर्नाटका में। उद्देश्य क्या है इसरो का, कि भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी को विकसित करना। और इसके अलावा 2 संस्थान हैं, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। ये प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा हेतु GPS प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबलिंग या ग्लोबल प्रोपोजिशनिंग सिस्टम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरा संस्थान क्या, प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र है जो है। तो ये दोस्तों क्या था हमारा, ये करंट अफेयर GSAT से संबंधित 30 सफल प्रक्षेपण से संबंधित मुख्य बिंदु थे जो आपको क्या करना चाहिए था, जानना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको सीधे सीधे किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो देखिए, मानव अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से HCl उत्पन्न होता है। तो देखिए, मानव अमाशय जो मानव की जो अमाशय हो जाती है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। उसी जठर ग्रंथियों से HCl क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसके अलावा इससे, इस जठर ग्रंथियों से KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी उत्पन्न होते हैं। HCl का काम क्या होता है, HCl प्रोटीन तथा एंजाइमों के पाचन में सक्रिय भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट, बोरिक अम्ल का नाम सुने होंगे। बोरिक अम्ल जो है एक एंटीसेप्टिक का रूप में काम किया जाता है, जिसे प्रतिरोधी कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य परिरक्षक में, जिसे फूड प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रति अम्ल, जिसे एंटा एसिड कहा जाता है। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रति अम्ल या एंटा एसिड में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पिकल अचार में बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट, आवृत्ति के द्वारा ध्वनि का तारत्व, जिसे पिच कहते हैं, निर्धारित होता है। जितनी आवृत्ति होगी ध्वनि का तारत्व उतने ही अधिक हो। जिस ध्वनि का तारत्व जितना उच्च होता है उस ध्वनि की आवृत्ति भी क्या होती है, उतनी उच्च होती है। कम तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। किसी ध्वनि की तारत्व की माप संभव नहीं है। मतलब किसी भी ध्वनि की तारत्व की माप हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं या संभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने 3 चीज़ पे बात किए हैं कि 6 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था। इसके अलावा हम बात किए करंट अफेयर्स, GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण, ये करंट अफेयर्स से संबंधित था, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किए। यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।